सभी को नमस्कार। गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ऑनलाइन क्लासेज की इस सीरीज में आज अपन इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि प्राय सभी प्रशासनिक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्राय सवाल पूछा जाता है। सर्वप्रथम अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में इसकी संवैधानिक स्थिति कैसी है, उसके बाद में कैसे इस पद पर नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति के लिए क्या योग्यता और साथ ही इसके टेन्योवर, इसकी कार्य एवं शक्तियाँ तथा भूमिका आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। संविधान के आर्टिकल 76 में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होगा। महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 और साथ ही अनुच्छेद 88 में यानी 76 और 88 के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। इन दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 76 में इसकी नियुक्ति कार्य शक्तियों के बारे में और 88 के अंदर संसद के अंदर जो इसकी बैठकों में भाग लेने की शक्ति है उसका उल्लेख किया गया है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार के सुप्रीम लीगल ऑफिसर जो कि इंडियन गवर्नमेंट को लीगल जो इश्यूज होते हैं उन पर एडवाइस देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चूंकि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है अतः राष्ट्रपति ऐसी नियुक्तियां प्राय मंत्रिपरिषद की सलाह एवं परामर्श के आधार पर ही करता है। नियुक्ति के लिए योग्यता। महान्यायवादी पद पर नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता निर्धारित की गई है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता निर्धारित करता है और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए दो प्रकार की योग्यता निर्धारित की गई है। नंबर 1, व्यक्ति भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 5 वर्ष तक राज्यों के हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो या 10 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो या राष्ट्रपति के विवेक में वह पारंगत विधि वेत्ता हो, यानी विधि का कोई जानकार, कोई प्रोफेसर है या अन्य, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और ये इन्हीं योग्यताओं को जो धारित करता है उसी को अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। शपथ या ओथ। अटॉर्नी जनरल की शपथ का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है परंतु उसे राष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। यानी संविधान के अंदर इसकी शपथ का उल्लेख न तो कोई शेड्यूल में है और न ही संविधान के अनुच्छेद 76 में है, अपितु फिर भी राष्ट्रपति इन्हें संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाते हैं। फिर है टेन्योवर या कार्यकाल। संविधान में इसके टेन्योवर या कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर रहते हैं अतः उसे राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है। यानी कार्यकाल का उल्लेख संविधान में है नहीं, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद प्राप्त करते हैं और राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें पद से हटा सकता है। महान्यायवादी के कार्य एवं शक्तियाँ। अब अपन देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल की क्या क्या कार्य है और क्या उसकी शक्तियाँ होती है। नंबर 1,
भारत सरकार को विधि संबंधी मसलों पर सलाह देना, यानी इंडियन जो गवर्नमेंट है केंद्र के अंदर, उसको लीगल संबंधी जो भी उसके इश्यूज होते हैं उस पर एडवाइस देने का कार्य अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी द्वारा किया जाता है। सेकंड, राष्ट्रपति कोई अन्य मामला जो विधि के चरित्र संबंधी सौंपते हैं तो उसे भी सलाह देना होता है। भारत सरकार का किसी न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना, यानी न्यायालयों के अंदर यदि केंद्र सरकार संबंधी कोई मामला चल रहा है तो उस मामले की पैरवी या प्रतिनिधित्व सरकार की ओर से जो करने का काम करता है वो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से जुड़े हुए कुछ अन्य बातें या प्रमुख तत्व जिनमें संविधान का अनुच्छेद 88 बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके अनुसार महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, यानी अटॉर्नी जनरल संसद या पार्लियामेंट के न तो लोकसभा का और न ही राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद की इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन की जब भी बैठक आउट होती है या चलती है तो उस बैठक में वह उपस्थित हो सकता है, यानी भाग ले सकता है, साथ ही सदन को संबोधित कर सकता है, साथ ही किसी सदन की जो कमेटी जो होती है उसका मेंबर बन सकता है, परंतु ध्यान रखना उसे वोट देने का, वोटिंग करने का या मत देने का कोई अधिकार सदन में नहीं होता है। यानी संविधान का अनुच्छेद 88 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण महान्यायवादी के पद के बारे में व्यवस्था करता है कि महान्यायवादी पार्लियामेंट का या संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान देना कि उसे वोट या मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ साहब थे। वर्तमान में के वेणुगोपाल जो कि भारत के 15वें महान्यायवादी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2017 में इसे मोदी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। महान्यायवादी के रूप में भारत में सबसे लंबा कार्यकाल MC सीतलवाड़ साहब का ही, जो कि लगभग 13 वर्षों तक रहा था, और द्वितीय लंबा कार्यकाल महान्यायवादी जो कि सेकेंडरी थे नीरज डे साहब का 11 वर्ष तक रहा। महान्यायवादी को वेतन और जो भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से किया जाता है, और उसको कितना वेतन दिया जाएगा इसका निर्धारण हमारे माननीय राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट महोदय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी, यानी भारत सरकार का जो फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है वो महान्यायवादी होता है, परंतु उसे लोक सेवक की परिधि में नहीं रखा जाता, और लोक सेवक की परिधि में नहीं होने के कारण राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, ये पद पर रहते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु ऐसे मामलों की नहीं जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, ऐसे में उसे सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। इन प्रथम लोक अधिकारी विधि अधिकारी होने के बावजूद भी ये न तो लोक सेवक की परिधि में आता है और न ही इसको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोका गया है। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ऐसे मामलों की नहीं करेगा जिसमें भारत सरकार का पक्ष हो। तो ऐसे में यदि करना भी चाहे तो उसे सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। सॉलिसिटर जनरल, ध्यान देना साथियों, केंद्र सरकार में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के अलावा एक पद और है जिसे सॉलिसिटर जनरल के नाम से पुकारा जाता है। सॉलिसिटर जो जनरल होता है वो महान्यायवादी के अधीन काम करता है, और 4 सॉलिसिटर जनरल या उससे अधिक को सरकार नियुक्त करती है जो इसके अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं, और इसी को सॉलिसिटर कहा जाता है। यानी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल
के कार्य में सहयोग के लिए सोलिसिटर, जो कि मुख्यतः 4, इनकी नियुक्ति सरकार करती है और ये महान्यायवादी के अधीन होते हैं और भारत सरकार की ओर से विभिन्न न्यायालयों के अंदर मामलों की पैरवी करते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भारत के सभी न्यायालयों के अंदर सरकार का अकेला प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता, अतः उससे सहयोग के लिए उसके अधीन 4 जो सोलिसिटर नियुक्त किए जाते हैं। इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इन संविधान में सोलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं मिलता है। नियुक्ति की योग्यता एवं वेतन इत्यादि इन्हें भी महान्यायवादी की तरह इन्हें इसकी नियुक्ति के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो महान्यायवादी में होती है, और साथ ही इसको वेतन भी वही राष्ट्रपति निर्धारित करता है जो महान्यायवादी को दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर अपन ने भारत के महान्यायवादी एवं साथ ही सोलिसिटर जनरल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। किसी को भी इस बारे में यदि शंका हो तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।